नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी खास पेशकश जीना इसी का नाम है मैं। आज हमारे साथ फिर से हैं डॉक्टर राजेश शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आजकल हम देख रहे हैं कि लोग रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, फिर भी उन्हें कम उम्र में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बीपी इश्यूज होने लगे हैं। कई लोग हैं जो हेल्दी खाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, फिर भी उन्हें डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो क्या हम अपनी हेल्थ को लेके कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं, या जो हम खा रहे हैं या जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है? आज के विषय में ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है वैशाली। नमस्कार हमारे IND24 के सभी चाहने वाले और बंधुओं को अच्छे हेल्थ का एक उपदेश देते हुए आज का विषय चुना है वैशाली जी ने। वैशाली, जैसा आपने बोला कि इस युग में, खास करके इस आधुनिक युग में, हम आए दिन देखते हैं कि लगभग हफ्ते में 2 या 3 दिन हमको इस तरह के खबरें मिलती हैं, सूचना मिलती हैं कि अमुक परिवार में अमुक व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ गया, किसी की एंजियोग्राफी हो गई, किसी की एंजियोप्लास्टी हो गई, अचानक जो है वो अस्पताल में पड़ा मिला, या इस तरह की जो आधुनिक बीमारियां हैं जो ये अक्सर हमको सुनाई पड़ती हैं। मेरे ख्याल से आपका जो प्रश्न है वो यही है कि हम जब एक अपनी लाइफस्टाइल को जब जीना शुरू करते हैं तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है, जिसमें कि बिंदास जो है हम 70-75 साल तक जो है बिना डॉक्टर से मिले, बिना अस्पताल के दर्शन किए हम कैसे ज़िंदगी जी सकते हैं, राइट? तो ये बिल्कुल सही है। और ये जो समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारा जीवन बदलता गया, जीवन शैली बदलती गई, जीवन जीने के तरीके, अपने जीवन यापन करने के तरीके बदलते गए और एक अंधाधुंध दौड़ में हम शामिल हो गए। मेरे ख्याल से उससे उपजा ये जो अनचाहा जो ये वातावरण जो बना है, और उसी का जो है नतीजा है कि आज हम जो है जिस तरह की चीज़ें देख रहे हैं। अभी बामुश्किल जो है पिछले साल जो है कोविड भाई साहब ने पीछा छोड़ा था। हम शायद ढंग से सांस लेना हमने शुरू किया ही था, और कल परसों से पेपरों में फिर से ये वैशाली बहुत बड़े लेवल पे आ रहा है कि चाइना में जो भी व्यक्ति अपने जीवन के प्रति इतना ज़्यादा गंभीर नहीं था, इस कोविड ने कम से कम हमें ये तो बता दिया कि जिसका जीवन भीतरी रूप से स्ट्रांग है, जिसके जीवन की संजीवनी शक्ति, जिसकी अवरोधक क्षमता, जिसकी इम्यूनिटी जो है जितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे उतनी ही बीमारियों से उसको सुरक्षा कवच मिला रहेगा। इसी पे हम शुरुआत करते हैं। यदि तो मेरा व्यक्तिगत मत है कि मैं हमेशा नतमस्तक होता हूँ हमारे भारतीय सनातन स्वास्थ्य चिंतन पे, जिसमें वैशाली इस मानव शरीर को पंचकोशीय हेल्थ के रूप में देखा गया है ना। एक पंचकोशीय कंसेप्ट है। उसमें जो है हमारे इस पूरी फिजिकल जो बॉडी है, हम जिसको बोलते हैं, उसको बाहरी जो कोष जो दिखता है, हमको जो दिखता है, जिसको हम छू सकते हैं, उसे वो अन्नमय कोष बोलते हैं, है ना। अन्नमय कोष, फिजिकल बॉडी। इस फिजिकल बॉडी को जीवित रहने के लिए श्वास की आवश्यकता है, सांसों की आवश्यकता है, ऑक्सीजन चाहिए। तो दूसरा कोष है प्राणमय कोष, है ना। उससे प्राणमय कोष में जो है, जो हमको वैचारिक शक्ति चाहिए मन से, माइंड से या दिमाग से, तो तीसरा कोष आ जाता है मनोमय कोष। और इसके बाद जो है जीवन जीना कैसे, उसके लिए हमको एक नॉलेज चाहिए होता है, ठीक है। उसके लिए वो ज्ञानमय कोष है। इन 4 कोषों को अगर हम थोड़ा आदर से देख लें, इनके मैनुअल को पढ़ के, ठीक है, जीवन में हम आधुनिक भौतिकवादी जीवन की बात करते हैं तो आपके मोबाइल से लेके, आपकी कार से लेके, टेलीविज़न से लेके, लैपटॉप से लेके, कंप्यूटर से लेके, जब भी आप खरीदते हो एक मैनुअल ज़रूर आता है। उस मैनुअल को आप इतनी ईमानदारी से पढ़ते हैं कि नई कार खरीदी,
उसके टायर में प्रेशर कितना होना चाहिए, उसमें ऑयल के साथ साथ में लुब्रिकेंट को सर डालना है, उसमें जो है बल्ब कौन से वॉट का लगा होगा, उसकी सर्विसिंग कब करानी है। ऐसे ही हर जगह पे एक मैनुअल आता है। अनफॉर्चुनेटली हम अपने जीवन मैनुअल को कभी खोल के भी नहीं देखते। हमें सबको पता है कि हमारा जीवन मैनुअल जो है हमारे ही अथर्ववेदा से उपजा जो है आयुर्वेद है। आयुर्वेद क्या है? आयुर मतलब लाइफ, वेद मतलब नॉलेज। तो नॉलेज ऑफ लाइफ, जीवन जीना कैसे है, यही तो आयुर्वेद में दिखाया है। बहुत लोग भ्रमित होते हैं कि आयुर्वेद केवल और केवल बस ये जड़ी बूटी और पंचकर्म तक ही सीमित है। ऐसा नहीं है। आयुर्वेद एक ऐसा अथाह ज्ञान का भंडार है जो हमें जीवन जीना सिखाता है कि जितना जीवन जिए निरोगी काया के साथ कैसे बने रहें। और हमारा जो भारतीय सनातन चिंतन है वो तो पूरा भरा हुआ है इस हिसाब से, लेकिन हमने जो है इस वेस्टर्न वर्ल्ड के पीछे भागते 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 आज हम उससे कोसों दूर हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप जो है आज की जो आधुनिक बीमारियां हैं, मैं यहाँ पे कहूँगा वैशाली कि हमारी जो चिकित्सा पद्धति है, हमारी मतलब जो वैश्विक चिकित्सा पद्धति है, जिस पे पूरा ग्लोबल सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है एलोपैथी पे आधारित है, आप जानते हैं, है ना। आज चाहे एम्स की बात करते हैं, हमारा जो सबसे उच्च चिकित्सा संस्थान है, चाहे जितने भी स्टार हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इनमें अगर जो लाइनें लगी हैं तो बीमारियां कौन सी हैं? ठीक है, वो सारी की सारी बीमारियां जो हैं आधुनिक जीवन शैली के अपनाने से हुई हैं। तनावजन्य रोग हैं, आपको ब्लड प्रेशर के रोगी मिल जाएंगे, आपको जो है हाइपरटेंशन के मिल जाएंगे, आपको कैंसर, डायबिटीज़, माइग्रेन, हेडेक, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और ड्यूडेनल अल्सर, उसके बाद जो है आपको ओबेसिटी के लोग मिल जाएंगे आपको। उनमें कहीं भी कोई कीटाणु और विषाणु से रिलेटेड नहीं है। एक समय हुआ करता था जब पूरे विश्व में मृत्यु का कारण ये महामारियां हुआ करती थी, चाहे टीबी हो, तपेदिक हो, क्षय रोग हो, आंत्रशोथ हो, ठीक है, इस तरह के इन्फेक्शन या प्राकृतिक आपदाएं। लेकिन समय काल परिस्थिति में जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती गई, विज्ञान तकनीकी बढ़ती गई, आपके जीवन जीने के तरीके बढ़ते गए, आपने अपने जीवन को इतना भौतिकवादी बना लिया और उस भौतिकवादी जीवन को जीने के लिए पैसे चाहिए, पैसे कमाने के लिए जो है फिर एक वही अंधाधुंध दौड़ शुरू हो गई। और धीरे धीरे आज जो है आधुनिक जीवन शैली से केवल एक चीज़ तो ज़रूर मिलती है, वो है तनाव, स्ट्रेस। उस स्ट्रेस से उपजे जितने भी बीमारियां मैंने बोली, वही आपकी जीवन शैली को ख़राब करती हैं। आज जो है 30-35 साल के लड़के को जो है हार्ट अटैक हो रहे हैं। आप फिटनेस नाम की कहीं दूर दूर तक बात नहीं है, फिजिकल मेंटल फिटनेस की तो बात ही नहीं करते हैं। मतलब आज अगर हम देखते हैं, और फॉर्चुनेटली जब हम बात करते हैं कि आज हमारा भारत सबसे युवा देश है, आज एवरेज एज जो है भारतीय की 29 साल की है, 29 ईयर्स की है। तो एक तरफ तो इतनी बड़ी शक्ति हमारे पास में, और दूसरी तरफ जो है हमारा जो युवा है वो शारीरिक और मानसिक रूप से फिट नहीं है। तो भविष्य क्या होगा देश का? ये बहुत ही गंभीर मुद्दा छेड़ा है वैशाली जी आपने, मैं धन्यवाद दूंगा आपको। और हमारे जो दर्शक हैं इस बात को गंभीरता से सुने, इस बात को कि चटकारे ठीक हैं, हफ्ते में एक आध दिन जो है आप अपने स्वाद के लिए ले सकते हो, आप जो है जो भी चीज़ें खानी है, लेकिन बाकी 6 दिन और ख़ास करके इस शरीर को मेंटेन करने के लिए फिज़िकल फिटनेस केवल 1 घंटा जिम जाने का ही नाम नहीं है। फिज़िकल फिटनेस 1 घंटा मॉर्निंग वॉक का ही नाम नहीं है। फिज़िकल फिटनेस 1 घंटा योग या प्राणायाम या जिम करने का ही नाम नहीं है। फिज़िकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस 24 आवर्स, पूरे 24 घंटे, इवन निद्रा में भी 24 घंटे आपकी जो स्टाइल है वो फिटनेस स्टाइल होनी चाहिए। आपकी कंटिन्यूस स्टाइल ऑफ लिविंग क्या है, आपके चेतन मन में क्या विचार चलते हैं, उनमें फिटनेस चाहिए। आपको केवल और केवल जो है आपने सुबह 1 घंटा वॉक कर ली, 1 घंटा योगा टीचर के साथ में योगा कर लिया, और उसके बाद दिन भर जो है फिर आप अपनी कहानी में उलझ गए, तो आपको जो है आपका फिज़िकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी उतनी लाभदायी होंगी नहीं। और हमें फिर से अपने उस गौरवशाली परंपरा को चुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जहाँ पे जो है हमारे वेदों से उपजा जो ज्ञान है उसको फिर से हमको देखना पड़ेगा। जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो हमारे यहाँ से जितने भी वैदिक नॉलेज वहाँ जब चला गया और उस पर जब उन्होंने खोज करके वही प्रिंसिपल्स हमको जब वापस लौटा रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है युवाओं के साथ में कि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रह सकता है।
और हेल्दी माइंड के लिए दोनों चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए जो है, जो हमारे ऋषियों द्वारा जो ये जो पंचकोशीय जो प्रिंसिपल्स बनाया गया है, अन्नमय कोश, उसका नाम ही अन्नमय दिया है, जो अन्न पे आधारित है, अर्थात जो आहार पे आधारित है। तो आहार, अपना आहार संतुलित होना चाहिए। संतुलित आहार का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है मतलब आज मैं यहाँ कहना चाहूँगा आपके इस IND24 के चैनल के माध्यम से, जितने भी दर्शक सुन रहे हैं इस बात को वो ध्यान से सुने। आज वैश्विक स्तर पे इस पे विचार मंथन किया जा रहा है कि हम खाने में जो हम वीट का इस्तेमाल करते हैं, गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, ये खोज में आया है कि गेहूं में, वीट में जो ग्लूटामील करके जो एक एक्स्ट्रा प्रोटीन रहता है, शायद वही कारण है कि आज हर दूसरा भारतीय जो है वो डायबिटिक हो चुका है। ओबेसिटी के कारण ही शायद वो हो चुका है। बहुत बड़े लेवल पे जो फिटनेस की तरफ जो लोग जा रहे हैं, उन्होंने अपने भोजन से वीट को निकाल दिया है। ये चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि भारत में कभी भी गेहूं तो था ही नहीं। हम जो खाते थे वो बाजरा खाते थे, ज्वार लेते थे, अपना जो है ये चलता है, मिलेट बोलते हैं जिसको, कोदो चलता है, कुटकी चलता है, ये इस तरह का अनाज चलता था जिसमें गेहूं नहीं था। सर देखा जाए तो हर व्यक्ति आजकल टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। हम चलने से ज़्यादा फ़ोन पे बात करना बेहतर समझते हैं। तो क्या इस टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट किया है? हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। मुझे लगता है कि संतुलन जो शब्द है, जो बैलेंस शब्द बोलते हैं, उसकी बहुत नितांत आवश्यकता है जीवन में। किसी भी चीज़ की अधिकता जो है वो हमेशा जो है वो हानि ही पहुंचाती है। ना अल्प ज्ञान और ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान जो है, ये दोनों परेशानी के कारण बनते हैं। जो तकनीक और तकनीकी जो टेक्नोलॉजी है, इस मानवता के लिए उसने हमको जो है लाभ पहुंचा है। अगर हम बात करते हैं आज किसी भी क्षेत्र में बात करते हैं, आज अगर चिकित्सा क्षेत्र में बात करते हैं, तो केवल वैशाली इस तकनीकी माध्यम से ही जो है, आज अगर मैं देखता हूँ, आज से 20-25 साल पहले मोतियाबिंद की सर्जरी होती थी। मैंने अपने पिताजी की सर्जरी कराई थी। तो सर्जरी में एक तो उस वक्त इंट्राओकुलर लेंस नहीं थे, आपके लेंस निकाल के एयर बबल डाल देते थे, बाद में फिर इतना मोटा 10 नंबर का चश्मा लगता था, और ऑपरेशन के बाद 24 घंटे उस व्यक्ति को सीधे लेटना पड़ता था, करवट नहीं ले सकता था। आज केवल तकनीक के कारण ये है कि आप जो है अगर मार्केट जा रहे हो तो आप जो है अपने कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराते हुए मार्केट जाएं और सामान लेके घर आ जाएं। आज के जितने भी ये ऑप्थो के अस्पताल हैं, वहाँ पे इंडोर फैसिलिटी नहीं के बराबर है, तकनीकी का है। आज जो है चाहे कैथ लैब है, चाहे MRI है, चाहे CT है, चाहे आज रोबोटिक सर्जरी आ गई है, जितनी जल्दी से जल्दी व्यक्ति को ठीक करके वापस उसको अपने काम पे ला सकें, ये केवल तकनीकी के आधार पे है। सर डॉक्टर्स बोलते हैं कि मोबाइल का कि रेडिएशन का हमारी शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ता है, लेकिन फिर भी हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। जो गुलाम होता है, गुलाम है ना, तो कहीं ना कहीं हम इस टेक्नोलॉजी के गुलाम बन चुके हैं। हम जो है हम गुलाम बन चुके हैं, इसके हम परवश हो चुके हैं। ये हमने इसको जो है अपने ऊपर इतना हावी कर लिया है कि हमारा बस नहीं चलता। जैसे एक अच्छा खासा व्यक्ति जो है एडिक्ट हो जाता है, नशे का एडिक्ट हो जाता है, सिगरेट का एडिक्ट हो जाता है, शराब से एडिक्ट हो जाता है, तो होता क्या है, इतना बड़ा 60-70-80 किलो का आदमी जो है, जो पूरी ज़िंदगी भर निर्णय लेते आया है, वो एडिक्शन के कारण में इतनी डिपेंडेंसी हो जाती है कि उसका बस नहीं चलता, उसकी पूरी पर्सनैलिटी, पूरा व्यक्तित्व खराब हो जाता है। यही तो कारण है कि आज की डेट में जो है, आज मोबाइल के कारण कितने रिश्ते, कितने रिलेशंस खराब होते हैं मोबाइल के कारण। ठीक है, आदमी का जो है सोते सोते जो है वो टीवी देखते देखते सोएगा, उठेगा तो मोबाइल के साथ रहेगा, बाकी समय जो है लैपटॉप के साथ रहेगा। ठीक है, स्क्रीन के सामने रहने की हमारी जो आदत इतनी ज़्यादा हो गई है, और डेफिनेटली जो है वो स्क्रीन जो देख रहा है उसको नहीं, आपने मोबाइल लगाया, मोबाइल के जो रेस आ रही हैं, जो वेव्स आ रही हैं, वो आपके घर में और आसपास के जो छोटे बच्चे हैं उन पे तो दुष्प्रभाव डालती हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट हो भी रहे हैं कि आप बार बार कान के पास सुनते हो तो कान के पर्दे से लेके आपके पैराइटल लोब के कैंसर, ऐसे कई विषय आ चुके हैं। लेकिन हम जो है इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए इन सब चीज़ों के कारण, हमको अधूरा लगता है। अगर ये
अगर आज जो है किसी का मोबाइल नहीं है तो उसको लगता है कि उसके सांसों में से ऑक्सीजन कम होने लगी है। तो हमारी तो डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो चुकी है वैशाली, जो है इस पर वाकई जो है ये एक चिंतन का विषय है, गंभीरता से चिंतन का विषय है। और मैं तो ये चाहूँगा कि हम कम से कम जो है जिस दिन संडे के दिन जिस दिन छुट्टी मनाते हैं उस दिन जो है मोबाइल पूरी तरह से ज़ीरो मोड पे रखें उसे, उस दिन मोबाइल देखी ना। और आप कल्पना करके देखेंगे उस दिन का जीवन आपके जीवन का जो है बड़ा शांति में जीवन होगा जब आपका मोबाइल बंद होगा। सर, जिस तरह से हर व्यक्ति फिजिकली फिट रहना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है, पर क्या बाहर से ही अच्छा दिखना ज़रूरी है? एक मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट नहीं है इंसान के लिए? मेंटली ये तो पॉसिबल नहीं है। ये केवल एक्टर्स के साथ में पॉसिबल हो सकता है कि भीतर से मन प्रसन्न नहीं है, लेकिन उनको जो है वो एक शॉट देना है जिसमें उनको खुशी दिखानी है, क्योंकि उस शॉट के लिए उनको 10-20 लाख रुपए मिल रहे हैं। लेकिन ये आम इंसान के जीवन में संभव नहीं है कि हम अंदर से कुछ और हैं, बाहर से एक बनावटी बने रहें। पॉसिबल नहीं है ये। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ वंस माइंड। ठीक है, ये होता ही होता है वैशाली, जैसा मन होगा वैसा ही तन होगा। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये बहुत दिनों तक चलता नहीं है। कभी कभी मजबूरी होती है कि घर में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो रहा है, अचानक कोई गेस्ट आ गया तो वही जो है वो एक दूसरे के बाल नोच रहे, हस्बैंड वाइफ जो है वो अचानक जो है संवर के जो है हाँ जी आइए जी बैठिए जी करने लगते हैं। लेकिन ये जीवन चलता नहीं है, ऐसे नकली आडंबरों से जीवन चलता नहीं है और इसकी आवश्यकता भी नहीं है मुझे लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मन जो है वो कैसे शांत रहेगा, कैसे प्रसन्न रहेगा। ये हम मैनेजमेंट के बहुत से कोर्सेज करते हैं वैशाली, हम MBA करते हैं, हम क्वालिटी में, HR में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में। मुझे तो बहुत ही आवश्यक लगता है कि लाइफ मैनेजमेंट का भी एक कोर्स होना चाहिए। कहा जाता है कि हम जैसा अपने शरीर को देंगे वैसे ही शरीर हमें देगा। हम अगर बुरा सोचेंगे तो हमारे शरीर पे भी बुरा असर पड़ता है, हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ से जुड़ी होती है। तो दोनों को बैलेंस रखने के लिए क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए। सिंपल है, सिंपल है। हम जिस देश के नागरिक हैं, ये हमारा सौभाग्य है और पता नहीं कितने जन्मों के सत्कर्मों का परिणाम है कि हमने भारत भूमि में जन्म लिया। और यहाँ पे जो ये विधा है, ये सदियों से, हज़ारों वर्षों से जो ये विधा चली आ रही है। अनफॉर्चुनेटली हम जो है योग को हमने अपना जीवन का एक आवश्यक अंग नहीं बनाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति 24 घंटे में जो है हम आधा घंटा 45 मिनट भी अगर हम जो है इस विशेष प्रक्रिया को देते हैं जिसको हम योग कहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम योर फिजिकल फिटनेस यू हैव टू सिट इन सॉलिट्यूड, शांति के साथ बैठें, अपनी श्वास प्रक्रिया पे ध्यान दें, एक कॉन्शियस ब्रीदिंग के साथ में धीरे धीरे अपने ही विचारों को एक साक्षी भाव से देखने का प्रयास करें, ध्यान प्रक्रिया को सीखिए। देखिए, प्राणायाम और ध्यान में बहुत फ़र्क नहीं होता। प्राणायाम करते 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 कब हम जो है उस ध्यान की विधि में चले जाते हैं, ठीक है, ये पता नहीं चलता है। ये लगभग एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना जैसे हुआ, कोई दीवार नहीं है बीच में। ये छोटे छोटे सूक्ष्म क्रियाएं जो इस शरीर से ही साधनी है, संपन्न करनी है, ये अल्टीमेटली आपकी साइकी पे असर करते हैं, आपकी साइकोलॉजी पे असर करते हैं, आपकी इमोशनल थिंकिंग पे असर करती हैं। ये जो योग हम बोलते हैं, ये योग को केवल आसनों तक सीमित मत सोचो। योग का मतलब ये है कि आप अपने उस सेल्फ से योग कर रहे हैं जो ईश्वर प्रदत्त, जो दिव्य पिंड है आपका, उससे आप योग कर रहे हो आप जो है। ठीक है, अगर जो है आज मेरे पास में 40 रुपया है और मुझे 100 रुपये की आवश्यकता है तो मुझे कितना योग करना पड़ेगा? 60 रुपये का। तो योग केवल वही है कि अपूर्ण जो है उसे पूर्णता प्रदान करने के लिए जो बीच की जो कमी है उसी को भरने को योग बोलते हैं। योग केवल और केवल एक आसन लगाने का नाम नहीं है। योग ये है कि अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को, अपने यहाँ वहाँ भागते हुए वैचारिक घोड़ों को साध के एक रास्ते पे लेके आना जो वर्दी गोल है आपका,
जो आपके जीवन का लक्ष्य है, जिसे आपको कभी भी अपने चित्त से, अपनी स्मृति से दूर नहीं करना चाहिए। सर आजकल देखा जाता है कि लोग जिम जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि पार्क में घूमना या वॉक करना। तो कहीं ना कहीं हम अपने नेचर से, प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। तो नेचर हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को लेके? एक प्राकृतिक वातावरण में जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, सुबह सुबह का समय होता है जब रात भर सृष्टि जो है विश्राम के बाद में जो पूरा वातावरण है उसमें धुआं, धक्कर, डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, उस वक्त जो भी अगर हम उसमें सिंपल वॉक करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं, उसका लाभ अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है, बजाय इसके बंद कमरे में जिमिंग करने से या बंद कमरे में कोई एक्सरसाइज करने से। प्रकृति में जो है, और दूसरा जो है, जो प्राकृतिक वातावरण होता है वो डेफिनेटली आपको जो है कहीं ना कहीं जो है वो लाभ तो पहुंचाता ही पहुंचाता है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि 40 साल के ऊपर के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, उनको सुबह का जो है वॉक, 45 मिनट वॉक के बाद में आधे घंटे की एक फिजिकल एक्सरसाइज, जिसमें प्राणायाम भी हो, थोड़ा ध्यान भी हो, ये उसको एक आवश्यक रूप से करना चाहिए। सर एक प्रॉपर रेस्ट या जो प्रॉपर नींद जो इंसान को लेनी चाहिए वो आजकल नहीं ले रहे हैं। तो प्रॉपर रेस्ट और नींद का इंसान की हेल्थ पे क्या इफेक्ट? ये इतनी बड़ी एक प्राकृतिक सौगात है वैशाली। नींद के बारे में तो ऐसा कहूँगा कि अगर जो डॉग है, हमारे घर में डॉगी है, अगर 6 दिन तक उसे जो है अगर सोने ना दें, वो जिंदा नहीं बचता, जीवित नहीं बचेगा। ठीक है, इंसान के साथ में अगर 14-15 दिन तक जो है उसे अगर नींद ना आने दे तो उसकी मृत्यु तक संभावना है। हम खुद ही देख लेते हैं, यदि 2 दिन 3 दिन अगर ठीक से नींद ना आए तो उसके बाद आपका दिन बिगड़ जाता है, आपकी तबीयत खराब होने लगती है। तो इसको अगर मैं एक दूसरी भाषा में बोलूँ तो निद्रा जो है, स्लीप भी एक प्रकार का ध्यान है, एक प्रकार की समाधि है। क्यों? क्योंकि नींद के लिए आपके जो जितने भी इंद्रियों के दरवाजे जो हैं, आपको उनको बंद करना पड़ता है। आपकी जो इंद्रियां जो हैं, आपके अंतः जगत को बाह्य जगत से जोड़ने का एक तरीका है, दरवाज़ा है, जिसमें आप जो है एक्सटर्नल वर्ल्ड से, और ये दोनों वर्ड, इंटरनल एक्सटर्नल वर्ल्ड से आप जो है मिलके काम करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आपके इस इंद्रियों के दरवाजे जो है जब बंद हो जाते हैं, उसके बाद आपको नींद लगती है। जैसे सिंपल सी बात है, रात के समय जो है लाइट है, आपको नींद नहीं आएगी, शोर मच रहा है, नींद नहीं आएगी, वातावरण में हल्की सी स्मेल है, नींद नहीं आएगी, आपका बिस्तर ठीक ठाक नहीं है, आपका जो है नींद नहीं आएगी आपको। तो वो एक संतुलित कंफर्टेबल वातावरण बनेगा तो आपको नींद आएगी। तो नींद भी एक प्रकार से एक ध्यान है। मैं इसे अपने भाषा में अनअवेयर मेडिटेशन इज स्लीप और अवेयर स्लीप इज मेडिटेशन। हम जब दिन में जब हम ध्यान लगाते हैं तो एक प्रकार से वो निद्रा की स्थिति होती है, जिसमें जो है विचारों का जो आवागमन जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। तो निद्रा बहुत आवश्यक है, क्योंकि निद्रा में ही रिजुविनेशन हो रही है, निद्रा में ही रिचार्ज हो रहा है। आपका दिन भर जो आपका शरीर खर्च हो रहा है, जो क्षय हो रहा है, जो सेलुलर लॉस हो रहा है, जो शरीर में कम हो रहा है, निद्रा में ही जो प्रकृति जो है माँ जैसे उसका लेप करती है, उसे हील करती है, तभी आपका जीवन चलता है। सर जैसे कि कहा जाता है खुश रहना, अपने आप में प्रसन्न रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी होता है? जितना जीने के लिए ऑक्सीजन, जितना जीने के लिए सांसों की आवश्यकता है, तो खुश रहना भी जो है जीवन जीने के लिए उतना ही आवश्यक है। अब आप बोलो कि चलती गाड़ी के लिए पेट्रोल कितना आवश्यक है, तो वैशाली मेरे ख्याल से तो खुश रहना जो है, हैप्पीनेस जो है, प्रसन्नता, आंतरिक प्रसन्नता। देखिए, ये इनर पीस और इनर हैप्पीनेस दोनों एक ही हैं, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं बेसिकली। तो हमें ये हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि हमारी जो प्रसन्नता है वो किसी व्यक्ति विशेष पे निर्भर ना हो, है ना। यू शुड बी एबल टू हैप्पी विदाउट रीज़न, अकारण प्रसन्नता। आपका जो भाव है, आपकी एक बेसिक टेंडेंसी होनी चाहिए, जो चेतनता की अवस्था में जागृत, स्वप्न और निद्रा के बाद में तुरीय स्टेज कही जाती है, जो ऋषि मुनि जो बोलते थे 4th स्टेज ऑफ अवेयरनेस, वो तुरीय स्टेज कहलाती थी, जिसमें आदमी मस्त रहता था। हैप्पी विदाउट रीज़न, अकारण प्रसन्नता। उसको खुश रहने के लिए किसी भी परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है।
हमको धीरे 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 है अपनी मानसिकता को उस लेवल पे आना चाहिए कि हाँ मस्त रहें, बिल्कुल मस्त रहें। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस विषय पे बात करने के लिए। आज हमने बहुत महत्वपूर्ण विषय अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे में बात की। आप सभी अपनी हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।